लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा इंसानों को बदल देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा असल में दिखा देता है कि वे वास्तव में कौन है। मेरा नाम अर्जुन मेहता है और मैं, या यूं कहें कि मैं था, भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक। बाहर से मेरी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। मेरे पास 3 कंपनियां थी, कई गाड़ियां, 2 निजी जेट और पूरे देश में कई बंगले थे। लेकिन जो मेरे पास नहीं था वो था सुकून। मेरी पत्नी काव्या बहुत खूबसूरत थी, ऐसी औरत जिसकी मौजूदगी से पूरा कमरा चुप हो जाता था। मैं उससे 7 साल पहले एक चैरिटी इवेंट में मिला था। उसने मुस्कुराकर ऐसे देखा जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। मैं उसी पल उसके प्यार में पड़ गया। कुछ ही महीनों में हमारी शादी हो गई, लेकिन वक्त के साथ वो प्यारी मासूम लड़की बदल गई थी, या शायद वो कभी बदली ही नहीं थी, बस अपना असली चेहरा अब दिखाया था। शादी के बाद काव्या ने कभी कोई काम नहीं किया। मुझे उस वक्त बुरा नहीं लगा। मैं चाहता था कि वो जिंदगी का मजा ले, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके साथ उसकी मां रश्मि भी हमेशा के लिए मेरे घर में आ जाएगी। रश्मि बहुत तेज आवाज में बोलती थी, हुक्म चलाती थी और कभी खुश नहीं होती थी। वो दोनों ऐसे बर्ताव करती थी जैसे महल की रानियां हों, और मैं वो राजा जिसे कोई इज्जत नहीं देता। हर हफ्ते वो नौकरों को निकाल देती और नए रख लेती। ज्यादातर को बिना पैसे के ही निकाल दिया जाता। एक दिन मैंने अपने रसोइये को नौकरों के कमरे में चुपचाप रोते सुना। वो साफाई करने वाली से कह रहा था, मैडम ने आज मुझे कुछ खाने नहीं दिया, जबकि मैंने सारा खाना बनाया और वो सुबह 4 बजे से काम पर था। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। काव्या और उसकी मां मेरा पैसा ऐसे उड़ाती थी जैसे आसमान से बरस रहा हो। डिजाइनर कपड़े, महंगे परफ्यूम, हीरे, गहने, यहां तक कि उन्होंने गेस्ट बाथरूम के लिए खालिस सोने का टॉयलेट सीट भी मंगवा लिया। मैं मजाक नहीं कर रहा। जब मैंने शिकायत की तो काव्या बोली, अगर मैं अमीर हूं तो रानी की तरह क्यों न जीऊं। मैं सोचने लगा, अगर कल सब कुछ चला गया तो क्या वो फिर भी मुझसे प्यार करेंगी या मुझे कचरे की तरह फेंक देंगी। ये सवाल मेरे मन में बस गया। मैं उस सोच से निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने उन्हें सब कुछ दिया था, आराम, ऐशो आराम, और वो जिंदगी जो लोग सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। फिर भी मुझे अपने ही घर में एक पराये जैसा महसूस होता था। न इज्जत, न अपनापन, न प्यार। एक रात मैं अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। ऊपर झूमर तारों की तरह चमक रहा था, लेकिन मेरा दिल खाली था। क्या ये सब नकली है? मैंने खुद से कहा। क्या मैंने गलत इंसान से शादी कर ली? और फिर मेरे दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। लेकिन मुझे सच्चाई जाननी थी। मुझे देखना था कि उनका प्यार कितना सच्चा है। इसलिए मैंने अपने वकील मनीष और अपने सबसे भरोसेमंद कर्मचारी फरहान को बुलाया। वो मेरे लिए भाई जैसा था। मैंने उन्हें अपनी योजना बताई। एक नकली हादसा करना, कंपनी के शेयर गंवाना, बैंक अकाउंट फ्रीज करवाना और दिखाना कि मैं हादसे में अपंग हो गया हूं। फरहान मुझे देखकर बोला, क्या आप पक्के हैं? सर, यह बहुत बड़ा कदम है। मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे जानना है फरहान। मरने से पहले मुझे यह जानना है कि मुझसे सच्चा प्यार कौन करता है। फरहान ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर हम ये करेंगे, उसने कहा। मैं सारी तैयारी कर देता हूं। सब कुछ शुरू हुआ। 3 हफ्ते बाद मैंने अपनी चाल चली। उस सुबह काव्या और रश्मि अस्पताल गई थी, रश्मि की रूटीन चेकअप के लिए। दोनों रिसेप्शन पर बैठकर जूस पी रही थी और गपशप कर रही थी। तभी मैंने इमरजेंसी कॉल की। 10 मिनट बाद एक नर्स तेजी से वहां आई। उसने पूछा, क्या आप मिस्टर अर्जुन मेहता की पत्नी हैं? काव्या तुरंत खड़ी हो गई। हां, क्या हुआ? एक गंभीर हादसा हुआ है, नर्स बोली। कृपया मेरे साथ आइए। काव्या सन्न रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। रश्मि चीख पड़ी, हादसा? कैसा हादसा? दोनों को तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया।
मैं वहां अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। माथे पर खून, सिर पर पट्टी, पैरों में पट्टियां, गर्दन पर ब्रेस और दोनों हाथों में ट्यूब लगी थी। मैं टूटा हुआ और लगभग बेहोश दिख रहा था। काव्या चिल्लाई, अर्जुन! ओ माय गॉड, अर्जुन! रश्मि जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। नहीं, भगवान, ऐसा मत करो। मेरे दामाद को किसने ये किया? नर्सों ने उन्हें पीछे हटाया। तभी डॉक्टर गंभीर चेहरा लिए अंदर आया और बोला, कृपया शांति रखें। वो बच गए हैं, लेकिन एक बात बतानी है। काव्या ने मुंह पर हाथ रख लिया। डॉक्टर ने लंबी सांस ली और कहा, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन अब वो चल नहीं पाएंगे। हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए हैं। काव्या जमीन पर गिर गई और चिल्लाने लगी। रश्मि वही बेहोश हो गई। पूरा माहौल अफरातफरी में बदल गया। 2 दिन बाद मैं अब भी अस्पताल में था, नकली बेहोशी में सब कुछ सुनता हुआ। काव्या मेरे बिस्तर के पास बैठी थी। मेरे नकली आंसू तौलिए से पोंछ रही थी। रश्मि कमरे में इधर उधर घूम रही थी, जैसे कोई बेचैन आत्मा। तभी मेरा एक कर्मचारी, दिनेश, जो योजना में शामिल था, भागता हुआ अंदर आया। सर, सर, उसने हांफते हुए कहा। चेहरे पर नकली डर था। मुझे समझ नहीं आ रहा, किसे बताओ? काव्या तुरंत खड़ी हो गई। क्या हुआ? उसने पूछा। दिनेश ने सिर हिलाया। कंपनी खत्म हो गई है। सरकार ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। बिल्डिंग्स जब्त कर ली गई है। अब सर अर्जुन कंपनी के मालिक नहीं रहे। सब कुछ चला गया। कमरे में एक पल के लिए भयानक सन्नाटा छा गया। काव्या की आंखें जल्दी जल्दी झपकने लगी। रश्मि ने अपने सीने को दबा लिया। क्या क्या कहा आपने? काव्या घुटनों के बल गिर पड़ी। वे कह रहे हैं कि उनके सारे सामान की जांच हो रही है। गाड़ियां, घर, बैंक अकाउंट, सब सरकार के नियंत्रण में है। काव्या के पैर लड़खड़ा गए और वो फर्श पर गिर पड़ी। नहीं, नहीं, ये संभव नहीं है। रश्मि रोने लगी। हे भगवान, ये किस तरह की वजह है? नर्सें फिर दौड़ती हुई आई। काव्या कांप रही थी और रश्मि हवा रोकते हुए सांस ले रही थी। और मैं अभी भी बिस्तर पर पड़ा था, आंखें बंद और दिल धीरे धीरे सुन रहा था। अब मैंने वो देखा जो मुझे देखना था। उनके धन खोने की प्रतिक्रिया उनके मेरे स्वास्थ्य की चिंता से भी ज्यादा तेज थी। और यही मुझे चाहिए था। जवाब मिल गया। असली परीक्षा 2 हफ्ते बाद शुरू हुई। मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे व्हीलचेयर दी गई। डॉक्टर ने फिर से याद दिलाया, अब ये कभी चल नहीं पाएंगे। अब आपको उनकी देखभाल करनी होगी। हम एक किराए की टैक्सी में बैठे और सफर चुपचाप था। काव्या और उसकी मां ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब हम मेरे बंगले पहुंचे तो गेट पर सरकारी टेप लगा था और सशस्त्र अधिकारी चौकी पर खड़े थे। काव्या की सांस अटक गई। हम अंदर नहीं जा सकते। मैं धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, सब कुछ ले लिया गया है। रश्मि ने अपने मंदिरों को छुआ और बोली, हम सड़क पर नहीं सो सकते। चलो मेरे घर चलते हैं। और इस तरह महान अर्जुन मेहता, जो कभी अपने संसार में राजा था, अपनी पत्नी और उसकी मां के बीच फिसलता हुआ शहर के बीचों बीच एक छोटे 2 बेडरूम बंगले तक पहुंचा। रंग फीका पड़ा था। दीवारों में दरारें थी। कोई सुरक्षा नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई आराम नहीं। हवा अलग थी, गर्म, भारी और तनाव से भरी। रश्मि ने मेरी व्हीलचेयर को देखा और भौहें चढ़ाई। ये कुर्सी बहुत बड़ी है, तुम दरवाजा बंद कर रहे हो। काव्या मुझे देखकर जैसे मैं अदृश्य हूं, आगे बढ़ गई। मैं अकेले ही घर में गया। उस रात उन्होंने मुझे खाना नहीं लाया। मैं इंतजार करता रहा जब तक पेट में दर्द न होने लगा। आखिरकार मैं रसोई गया और खाली बर्तन देखे। तुमने खाना नहीं बनाया? मैंने पूछा। रश्मि बैठने वाले कमरे से चिल्लाई, क्या हम तुम्हारे रसोइया लगते हैं? ये तुम्हारा महल नहीं है। काव्या ने ठंडी आवाज में कहा, अगर खाना चाहिए तो खुद बनाओ।
मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। मेरा दिल टूट गया। असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी और ऐसा दुख चलता रहा। अगले कुछ हफ्ते मेरी कल्पना से भी बुरे थे। मुझे टीवी देखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि रश्मि कहती थी कि मैं बिजली बर्बाद कर रहा हूं। उन्होंने मुझे खाना देना बंद कर दिया। कभी कभी मुझे भीख मांगनी पड़ती। कभी कभी उन्होंने रसोई को बंद कर दिया और मुझे भूखा छोड़ दिया। रात को मैं चुपचाप रोता जबकि वे लिविंग रूम में हंसती। अब देखो इसे, बड़ा आदमी बेकार हो गया। जीने के लिए मुझे एक सफाई कर्मचारी की नौकरी करनी पड़ी। हर सुबह 4 बजे मैं व्हीलचेयर में सड़कों पर जाता, चमकीला नारंगी यूनिफॉर्म पहनता और गटर व सड़कें साफ करता। लोग मुझे दया की नजरों से देखते, कुछ पैसे देते, ज्यादातर बस अनदेखा करते। हर शाम जब मैं पसीना और भूख के साथ घर लौटता, रश्मि जो भी पैसे मैंने कमाए वो ले जाती। पैसे दो, वो कहती, ये घर मुफ्त नहीं है, और मैं हर दिन उसे दे देता। लेकिन सबसे बुरा शनिवार आया। मैं आम से जल्दी घर आया। बहुत भूखा था। रसोई में गया और देखा कि सूप और फ्राइड चिकन का कटोरा रखा है। मैं हाथ हिला हिला कर उसे उठाया। धीरे धीरे बैठकर खाना शुरू किया। चेहरे पर आंसू गिर रहे थे, असली खाने के स्वाद से। लेकिन जब मैं दूसरा चम्मच खाने ही वाला था, रश्मि चिल्लाई, क्या कर रहे हो? मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, यह तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, अपंग मूर्ख। काव्या दौड़ी और खाना खाया। क्या सोच सकते हो? हमारी सूप को छूने की हिम्मत? रश्मि मेरे पास आई, कटोरा छीना और गर्म सूप मेरे सिर पर डाल दिया। काव्या हंसी, अब तुम्हें अपनी जगह पता चल गई। मैं वहीं बैठा, सूप चेहरे पर टपक रहा था, चिकन फर्श पर, और मेरा दिल टुकड़ों में टूट गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी व्हीलचेयर में छिपा कैमरा था और सब रिकॉर्ड हो रहा था। हर एक घटना व्हीलचेयर के कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। जब गर्म सूप मेरे चेहरे पर गिरा, मेरी त्वचा जल गई और मेरी बची हुई शान टूट गई। फ्राइड चिकन के टुकड़े फर्श पर थे। काव्या हाथ पार करके खड़ी थी, गुस्से में। रश्मि जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी मेरी आत्मा को थप्पड़ जैसी लगी। तुम सोचते हो ये तुम्हारा महल है? रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुश रहो कि हमने तुम्हें यहां रहने दिया। अगर मेरी मर्जी होती तो तुम सड़कों पर सो रहे होते। मैंने जवाब नहीं दिया। हाथ कांप रहे थे, सूप की वजह से नहीं, बल्कि दिल के दर्द से, जिसे मैं कभी प्यार करता था, जिसे मैं अपनी रानी कहता था, अब अजनबी बन चुकी थी। उसकी मां रश्मि तो और भी बुरी थी। मैं धीरे धीरे अपने छोटे से कमरे में गया जो उन्होंने मुझे दिया था। वहां न पंखा था, न बिस्तर का फ्रेम, बस एक पुराना पतला गद्दा जमीन पर और टूटी हुई खिड़की थी। मैं नहीं रोया, इस बार नहीं। मैं पहले ही बहुत रो चुका था। इसके बजाय मैंने अपनी व्हीलचेयर के नीचे छुपी जगह से एक छोटी मेमोरी कार्ड निकाली। मैंने उसे अपने कपड़ों में सिली हुई छोटी जेब में रख लिया। मैं सब रिकॉर्ड कर रहा था, हर थप्पड़, हर गाली, और हर वो पल जब मैं भूखा सोया। मैं ये बदले के लिए नहीं कर रहा था, मैं ये इंसाफ के लिए कर रहा था। अगली सुबह जब मैं उठा तो कांप रहा था। बारिश खिड़की से अंदर आ गई थी और मेरी चादरें भीग गई थी। कड़ी जमीन पर सोने से मेरी पीठ दर्द कर रही थी। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन मैंने खाने के लिए मांगने की हिम्मत नहीं की। सुबह के 4 बजे तक मैं ठंड में बाहर था, अपने नारंगी सफाई कर्मचारी वाले कपड़ों में। मैं अंधेरी गली से धीरे धीरे झाड़ू बांधे हुए चल रहा था। ऊपर लगे स्ट्रीट लाइट ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे वे भी थके हुए हों। लोग घूरते थे, कुछ फुसफुसाते, कुछ हंसते। क्या ये वही आदमी नहीं है जिसके पास लिक्की में बड़ा घर था? अब उसकी बीवी बचे हुए खाने से ही उसका पेट भरती होगी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस चुपचाप सड़क साफ करता रहा। मुझे पता था मेरे अपने प्लान हैं, बस थोड़ा वक्त चाहिए। उस दिन जब मैं घर लौटा तो पसीने से भीगा हुआ और थका हुआ था। मेरे हाथ दर्द कर रहे थे
होंठ सूख गए थे, और जैसे ही मैं गेट से अंदर आया, रश्मि वहां खड़ी थी। तुम लेट हो, उसने कहा। हम लोग तो खा चुके हैं। मैंने बहस नहीं की, खाना नहीं मांगा, बस उसके पास से निकल गया। फिर काव्या बाहर आई। आज की कमाई कहाँ है? उसने हाथ फैलाते हुए पूछा, जैसे कोई उधारी लेने आया हो। मैंने उसे वो छोटा लिफाफा दिया जिसमें दिन भर की कमाई थी। उसने खोला, गिना और मुझे घृणा से देखा। इतना ही? कोई हर दिन काम पर जाता है और इतना कमा कर लाता है? एक बेकार चूहे जैसे हो तुम। वो चली गई। उस रात मैं फिर बिना खाना खाए सो गया। गालियां और जुल्म अब आम बात बन चुके थे। कभी वो मेरी व्हीलचेयर छिपा देते ताकि मुझे बाथरूम तक रेंग कर जाना पड़े। कभी वो मेरे पानी में मिर्च मिला देते, और जब मैं खांसता तो हंसते। एक दिन रश्मि ने अपनी सहेलियों को घर बुलाया। उसने मुझे उनके लिए ड्रिंक्स सर्व करने को कहा, जैसे कोई नौकर हूं। जब मेरे हाथ से एक ग्लास गिर गया तो सब हंसने लगी और मुझे अपशब्द कहने लगी। काव्या बस बैठी रही, बिना कोई भाव के। रात को दर्द से मेरी आंख खुल जाती, भूख से पेट में मरोड़ उठती। मैं चुपचाप रोता ताकि कोई सुन न सके, लेकिन कैमरा रिकॉर्ड करता रहता। मैं रश्मि के किए हुए हर जुल्म की वीडियो सेव करता था। उन्हें अपने वफादार दोस्त फरहान को भेजता था। वो चाहता था कि अब सब कुछ उजागर कर दिया जाए, पर मैंने कहा, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। एक गुप्त कॉल पर मैंने धीरे से कहा, पहले दुनिया सब देख ले। एक रविवार को हालात और बिगड़ गए। काव्या एक शॉपिंग बैग लेकर घर आई। ये किसने खरीदा? रश्मि ने पूछा। काव्या ने कहा। मैंने उसके आईडी कार्ड से एक क्रेडिट अकाउंट खोला, एक छोटी दुकान के नाम पर। तुमने उसका आईडी यूज किया? रश्मि चिल्लाई। हां, तो क्या हुआ? वो अब किसी काम का नहीं। मैंने उधार भी उसके नाम पर साइन किया है। अगर पैसे नहीं मिले तो उसे गिरफ्तार करेंगे, हमें नहीं। दोनों हंसने लगी। मैं रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। अब वो सिर्फ मुझे सताते नहीं थे, बल्कि मुझे फंसाने की योजना बना रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। कुछ दिन बाद मैं काम पर गिर पड़ा। मेरा शरीर अब और नहीं सह सका। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। एक दयालु आदमी मुझे छोटे से क्लिनिक ले गया। नर्स ने मुझे ग्लूकोज दिया और आराम करने को कहा, लेकिन मैं आराम नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं घर पर रहा तो खाना नहीं मिलेगा। इसलिए अगले दिन फिर काम पर चला गया। शाम को जब लौटा तो कुछ अजीब महसूस हुआ। ड्राइंग रूम में एक आदमी बैठा था। वो अमीर और आत्मविश्वासी लग रहा था। ये मनीष है, काव्या ने कहा। ये मेरे दोस्त है, एक असली मर्द। रश्मि बोली, हां, तुम्हारी तरह नहीं, ये चल भी सकते हैं। मैंने जबरदस्ती मुस्कराया, उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने मुझे मुश्किल से देखा भी नहीं। उस रात काव्या हमारे कमरे में नहीं आई। वो मनीष के साथ देर रात तक हंसती रही। मैंने दीवार की तरफ मुंह मोड़ लिया। मेरे हाथ गुस्से से कांप रहे थे। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और फरहान को कॉल की। सब कुछ तैयार कर दो, मैंने कहा। फरहान रुका और बोला, क्या तुम पक्के हो? हां, मैंने कहा, अब वक्त आ गया है। और बहुत दिनों बाद। मैं मुस्कराया, आजाद होने की खुशी से नहीं, बल्कि इसलिए कि अब उनके जुल्म का अंत करीब था। उस सुबह मैंने तय किया कि अब चुप नहीं रहूंगा। मैं बदला लेने वाले आदमी जैसा नहीं लग रहा था। अब भी वही पुरानी नारंगी सफाई यूनिफॉर्म पहने था। मेरी व्हीलचेयर अब भी चलते वक्त चरचराती थी। चेहरे पर अब भी थकान थी, जैसे हफ्तों से असली बिस्तर पर नहीं सोया। लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। अब मैं खामोश शिकार नहीं था। फरहान ने सब कुछ वैसे ही किया था जैसे मैंने कहा था। कई हफ्तों से वो चुपचाप मेरे भेजे हुए सारे वीडियो इकट्ठा कर रहा था। उन्हें टाइम के हिसाब से लगाकर ऑडियो साफ करके तैयार कर रहा था। मैंने फरहान से कहा था कि धैर्य रखो। काव्या और रश्मि को इतना नीचे गिरने दो कि जब सच्चाई सामने आए
तो वो उसी ताज को तोड़ दें जो उन्होंने मेरे दर्द पर बनाया था। और अब वे उसी किनारे पर पहुंच चुके थे। उस शाम जब मैं काम से लौटा तो लाइट बंद थी, बिजली गई नहीं थी। रश्मि ने बिल भरने से मना कर दिया था। उसने कहा, यह तुम्हारी समस्या है, जाओ अपने अपाहिज हाथों से रोशनी पैदा करो। वो कभी ऐसे ही ताना मारती थी। मैं चुपचाप अंदर आया, भूखा और बारिश के पानी में भीगा हुआ। कुछ अजीब लगा। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी, नजदीकी मीठी हंसी। मैंने दरवाजा धक्का दिया और देखा कि काव्या सोफे पर बैठी थी। उसकी गोद में मनीष था। उसके जूते उतरे हुए थे, शर्ट के बटन खुले थे। मेरा दिल रुक सा गया। रुको, मनीष ने कहा, मुंह में कुछ चबाते हुए। अगर तुम्हारा पति अपनी व्हीलचेयर पर आ गया तो? काव्या हंसी। आने दो, किसे फर्क पड़ता है? वो तो खुशकिस्मत है कि हमने उसे घर से निकाला नहीं। दोनों जोर से हंसने लगे जैसे कोई मजाक हो। तभी रश्मि गलियारे से बाहर आई, मुझे देखा और ठंडे लहजे में बोली, आ गए? झाड़ू बाहर छोड़ दो, लिविंग रूम तुम्हारा ऑफिस नहीं है। काव्या ने ऊपर देखा और बोली, ओ तुम हो। उसने हाथ ऐसे पोंछा जैसे किसी गंदगी को छू लिया हो। मनीष उठा और बिना कुछ बोले मेरे पास से निकल गया। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। लेकिन इस बार मैं गुस्से में नहीं था। मैं शांत था, बहुत शांत, क्योंकि मुझे पता था अब आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह मैं जल्दी निकला, झाड़ू लगाने नहीं, बल्कि फरहान से मिलने। उसने पास के होटल में एक निजी लाउंज किराए पर लिया था। अंदर 3 बड़े स्क्रीन पर पिछले कुछ महीनों की मेरी जिंदगी चल रही थी। जिस दिन मैंने उस छोटे घर में कदम रखा था, उस दिन से लेकर उस पल तक जब उन्होंने मेरे सिर पर सूप डाला था। हर गाली, हर थप्पड़, हर दुष्ट मुस्कान, सब कुछ रिकॉर्ड था। मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल सही, अब मेहमानों को बुलाते हैं, मैंने कहा। फरहान ने भौं उठाई, पक्का? भेज दो, मैंने कहा। उन्हें आग में खुद चलकर जाने दो। फरहान ने अपने लैपटॉप पर एक बटन दबाया। ईमेल और संदेश भेजे गए, मीडिया को, पुराने बिजनेस पार्टनर्स को, पुराने दोस्तों को, और सबसे जरूरी मेरे वकील और निजी जांच अधिकारी को। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब आखिरी हिस्सा जोड़ना है, मैंने कहा। उस शाम मैं घर लौटा और भी कमजोर बनने का नाटक किया। मैं ऐसे दिखा जैसे शरीर हिल भी नहीं पा रहा और हर सांस के साथ आवाज निकल रही थी। काव्या ने मुझे अनदेखा किया और उसकी मां बोली, ये किस तरह का बेकार बोध है? पहले से भी ज्यादा गंदा लग रहा है, बस हमारे घर में सड़ रहा है। मैंने नीचे देखा, अपने गुस्से को दबाते हुए। अचानक काव्या बोली, जानती हो क्या, अब मुझसे नहीं होता। मैं मनीष के घर जा रही हूं। उसने अभी नई कार ली है। उसकी मां ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसने कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज रात वापस मत आना, इसे इसकी गंध में ही सड़ने दो। काव्या मुस्कुराई और चली गई। मैंने कुछ घंटे इंतजार किया। फिर मैंने अपनी जेब से एक छोटा लिफाफा निकाला, रसोई में गया और रश्मि को दिया। ये क्या है? उसने पूछा। थोड़े पैसे, मैंने कहा। एक दोस्त ने दिए, थोड़ा चावल खरीद देना। उसकी आंखें चमक उठीं। कितने? गिन लो, मैंने कहा। उसने लिफाफा खोला। अंदर नए नोटों की गड्डी थी, इतने पैसे कि वो सब कुछ भूल जाए। क्या तेरे दोस्त ने ये दिए? उसने पूछा। हां, मैंने सिर हिलाया। उसे मेरे लिए बुरा लगा। वो मुस्कुराई। जब से मैं इस घर आया था, ये पहली बार था जब मैंने उसे मुस्कुराते देखा। कम से कम किसी को तो अब भी तुम में इंसान दिखता है, वो बड़बड़ाई। मैंने देखा कि उसने पैसे अपने ब्लाउज में रखे और बाहर चली गई। जैसे ही वो गई, मैंने अपना पुराना फोन उठाया। फरहान, वक्त आ गया है, मैंने कहा। अगली सुबह पूरा शहर बात कर रहा था।
समाचार की सुर्खियां थी। चौंकाने वाला वीडियो। धनी व्यक्ति अर्जुन मेहता ने बीवी का प्यार परखने के लिए झूठा विकलांगपन दिखाया। घरेलू अत्याचार, अपमान और धोखा, छिपे कैमरे में कैद। बीवी का अफेयर, जबकि पति बना रहा अपाहिज। कहानी धमाके की तरह फैल गई। फरहान ने वीडियो हर बड़े प्लेटफॉर्म पर भेज दिए थे। एक एडिट किया गया डॉक्यूमेंट्री वर्जन पहले ही ऑनलाइन चल रहा था, जिसमें कमेंट्री, पुराने कर्मचारियों के इंटरव्यू और मेरे महल जैसी जिंदगी और झुग्गी वाले दिनों की तस्वीरें साथ साथ दिख रही थी। सोशल मीडिया पर आग लग गई। इंसाफ मिला। वो और उसकी मां तो शैतान है। कोई अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कमेंट सेक्शन गुस्से से भरा था। और मजेदार बात तो अभी बाकी थी। दोपहर के करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि ने दरवाजा खोला। सामने 3 सादे कपड़ों में पुलिस वाले खड़े थे। शुभ दोपहर, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। हमारे पास इस संपत्ति को छानने और जब्त करने का वारंट है, जो धोखाधड़ी और पहचान चोरी से जुड़ा है। क्या आप मिसेज रश्मि हैं? वो जम गई। हाँ, क्यों? अधिकारी ने उसे काव्या की एक फोटो दिखाई, जिसमें वो शॉपिंग बैग पकड़े थी। इस महिला ने चोरी की गई आईडी का इस्तेमाल करके वित्तीय धोखाधड़ी की। हमने रजिस्ट्रेशन को इस पते तक ट्रेस किया। उससे बोलने से पहले काव्या गेट से अंदर आई, भीड़ देखकर हैरान। क्या हो रहा है? उसने पूछा। आप गिरफ्तार हैं, अधिकारी ने कहा और कदम बढ़ाया। मैं? क्यों? आपने अपने पति की पहचान चुराई और गैरकानूनी क्रेडिट अकाउंट खोले। हमारे पास आपका वीडियो भी है, जिसमें आप अपाहिज आदमी का मजाक उड़ा रही हैं और वित्तीय रूप से उसका अपमान कर रही हैं। ये गंभीर अपराध है। क्या? ये किसने कहा? सबूत कहाँ है? मैं धीरे धीरे हॉलवे से बाहर आया। मैंने किया था। काव्या की जबान खुली रह गई। रश्मि पीछे की ओर गिर गई। नहीं, तुम अपाहिज नहीं हो। मैं व्हीलचेयर से उठ गया और धीरे धीरे अपने पैरों को फैलाया। मैं महीनों से सार्वजनिक जगह पर नहीं चला था। तुमने हमसे झूठ बोला, रश्मि चिल्लाई। नहीं, मैंने शांत होकर कहा। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम फेल हो गई। काव्या ने मुझे अविश्वास भरी नजर से देखा। उसका मुंह कांप रहा था और आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। तुम चल सकती हो। मैं पहली बार उसके सामने सीधे और स्थिर खड़ा था। हवा हमारे चारों ओर सदमे से भारी लग रही थी। पूरा परिसर शांत था। पड़ोसी इकट्ठा थे और अधिकारी रुके हुए थे। मैं चल सकता हूं, मैंने कहा, और अब मैं साफ देख भी सकता हूं। काव्या की आंखें मेरी तरफ, फिर अधिकारियों की तरफ, फिर कैमरा क्रू की तरफ दौड़ी। हां, फरहान ने प्रेस को बुलाया था। तुमने हमें फंसाया, रश्मि चिल्लाई। तुमने हमारा मजाक बनाया। नहीं, मैंने शांत होकर कहा। तुमने खुद को बेनकाब किया। मैंने सिर्फ मंच दिया। पुलिस अधिकारियों ने काव्या को उसके अधिकार पढ़कर बताए। वो विरोध करती रही, चिल्लाते हुए कि वो निर्दोष है, मैं झूठ बोल रहा हूं, सब फेक है। लेकिन वीडियो सब कुछ दिखा रहा था। ये पहले से ही हर जगह था। टीवी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स। हर थप्पड़, हर गाली, हर बार जब वो और उसकी मां मुझे कुत्ते की तरह भूखा रेंगने पर मजबूर करती। कृपया, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ऐसा मत करो, वो चिल्लाई, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए। मैंने हाथ हटाया। तुम कभी मेरी पत्नी नहीं थी, काव्या। तुम मेरी जिंदगी में किराएदार हो, और तुम्हारा किराया उसी दिन खत्म हो गया जब मैंने सब कुछ खो दिया। उन्हें हथकड़ी में ले जाया गया। बाहर की भीड़ ताली बजाई और कुछ ने गालियां दी। लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। 2 दिन बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार मैंने कोई भेष नहीं पहना। काला सूट, साफ शेव और चेहरे पर शांत ताकत। हॉल पत्रकारों और कैमरों से भरा था। मैं भारत के लोगों का धन्यवाद करता हूं, मैंने कहा, सच मानने और मेरी कहानी साझा करने के लिए।
मैंने रुका, फिर जोड़ा। लेकिन मैं सिर्फ धोखे के बारे में बात करने नहीं आया। मैं यहां हर आदमी और औरत के लिए बोल रहा हूं जो जिंदगी में निचले स्तर पर मजाक का शिकार हुए। हर घर के गरीब को अपमानित किया गया। हर पति पत्नी को कचरे जैसा समझा गया जब वे देने में असमर्थ थे। कमरा शांत था। कुछ लोग आंसू बहा रहे थे। मुझे धन मिला, मैंने कहा, लेकिन एक ऐसी पत्नी मिली जो मुझे सिर्फ बैंक खाता समझती थी। एक सास मिली जो मेरी दयालुता को कमजोरी समझती थी। मैंने उन्हें परखा और वे फेल हो गई। लेकिन असली जीत मेरे वापस पाने में नहीं, बल्कि उनके खोने में है। पत्रकारों ने तालियां बजाईं और कहानी दुनिया भर की सुर्खियों में चली गई। कानूनी रूप से मैंने पहचान चोरी, घरेलू उत्पीड़न और भावनात्मक क्रूरता के लिए केस दर्ज किया। काव्या को 5 साल की जेल हुई। रश्मि को 2 साल की सजा हुई। मेरे वकील ने सुनिश्चित किया कि वे मेरे पैसे या संपत्ति को कभी न छू सकें। हर संपत्ति का दस्तावेज, हर खाता और हर ट्रस्ट फंड नई सुरक्षा के साथ सील किया गया। लेकिन मैं यही नहीं रुका। मैंने एक फाउंडेशन शुरू किया, डिग्निटी प्रोजेक्ट। इसका मिशन था घर के काम करने वालों, घरेलू कर्मचारियों और कमजोर पतियों पत्नियों को भावनात्मक और शारीरिक उत्पीड़न से बचाना। हमने इमरजेंसी हॉटलाइन, मुफ्त कानूनी सहायता, बचाव घर और जागरूकता अभियान बनाए। 1 साल बाद काव्या को निगरानी पर पैरोल मिली। कोर्ट द्वारा निर्देशित काउंसलिंग और सामुदायिक सेवा में भाग लेने के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि उसे महिलाओं के आश्रय में रखा जाए, जहां वो अन्य महिलाओं के लिए खाना पकाए और सफाई करे। रश्मि सजा पूरी करके अपने गांव लौट गई। उसका अभिमान टूट चुका था और मुंह बंद था। वही महिला जो कभी मेरी अक्षमता का मजाक उड़ाती थी, अब गठिया से लड़कर लाठी के सहारे चलती थी। एक दिन मैं उसके काम के इलाके में गया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूं। मैं अंदर गया और देखा कि काव्या एप्रन पहनकर फरशत झाड़ रही थी। उसका चेहरा पतला और हाथ पीले थे। बाल अब ब्राजीलियन नहीं थे, सिर्फ फीके स्कार्फ में बंधे थे। उसने ऊपर देखा और हमारी आंखें मिली। उसने झाड़ू गिरा दी। तुम, उसने फुसफुसाया। मैंने उसे एक पल देखा। मुझमें कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति। आशा करता हूं तुमने कुछ सीखा, मैंने कहा। वो धीरे धीरे सिर हिलाई, आंखें लाल। मैं अंधा था, मैं गलत था, मुझे माफ करो। मैं जानता हूं, मैंने धीरे कहा, लेकिन कुछ सबक कमाए जाते हैं, सिर्फ नहीं बताए जाते। मैं मुड़ा और चला गया। अब मैं शांतिपूर्ण संपत्ति में अकेले रहता हूं, असली लोगों से घिरा। मैं अब पार्टी नहीं करता, डिजाइनर घड़ियों या शैंपेन पूल की परवाह नहीं करता। मैं हर सुबह उठता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपना खाना बनाता हूं और घर से अपने व्यवसाय चलाता हूं। मैं फिर से डेटिंग कर रहा हूं। उसका नाम लिडिया है। वो एक छोटे अनाथालय चलाती है और ज्यादा मेकअप नहीं करती। पहली बार जब मैं उससे मिला, उसने मुझे प्लास्टिक के कप में पानी दिया और पूछा, कैसे हो? न कि तुम्हारे पास क्या है। और यही मेरे लिए काफी था कि मुझे लगा मैंने सोना पा लिया। अर्जुन की कहानी से शिक्षा यह है कि धन व्यक्ति का चरित्र दिखाता है, आपका और उनका। पैसे के कारण प्यार को वफादारी से मत मिलाओ। शक्ति का दुरुपयोग हमेशा शक्ति का नुकसान है। कोई आपको कैसे ट्रीट करता है जब आप नीचे होते हैं, वही असली भावनाएं दिखाता है। जब लोग आपको अपनी असली रंग दिखाएं, पहली बार में विश्वास करो। असम्मान से कभी मत डरना, भले ही आप व्हील चेयर में हो। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या सीखा। पसंद और शेयर करना न भूलें। जब तक मैं आपको अगली शानदार कहानी लाता हूं, बने रहिए।